हेलो स्टूडेंट, आज ये जो है पार्ट 2 है ह्यूमन रिसोर्सेस मानव संसाधन वाला चैप्टर का। ठीक है, ये क्लास 10 का हम ज्योग्राफी कर रहे हैं। ठीक, तो ये है क्लास 10 का ज्योग्राफी। इनमें जो है हम पार्ट 1 पहले ही कर लिए थे। ठीक है, इसका ये पार्ट 2 वीडियो है। इनमें हम पढ़ेंगे, यानी कि जो पढ़ रहे थे संसाधन एवं विकास के बारे में। तो लास्ट वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि वहाँ हमने नवीकरण और अनवीकरण पे जो है होल्ड किया हुआ था। तो इसको ना एक बार समराइज कर लेते हैं, फिर आगे से फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पढ़ा था ये संसाधन क्या होते हैं। तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हो कि संसाधन जो है जो भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, वे सभी वस्तुएं, पदार्थ, शक्ति, मानव की क्षमता, जिनका उपयोग मानव आवश्यकता की पूर्ति और जीवन को बेहतर बनाने के लिए करता है, क्या कहलाता है? संसाधन, यानी कि रिसोर्सेस कहलाते हैं। अब इनमें हम अलग अलग टाइप के पढ़े थे कि प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं जो है इसमें ईश्वरी शक्ति, तो कह सकते हो कि ईश्वरी शक्ति प्रदान होती है, या फिर ये जो मतलब कि प्रकृति के रूप में जो है ये बनी हुई है। ठीक है, जैसे वन, जल हो गया, भूमि हो गया, पर्वत हो गया, वायु हो गया, खनिज हो गया। इसका उपयोग मानव क्या करता है? अपने जीवन निर्वाह के लिए करता है, आवास, एक जगह मतलब स्थान में रहने के लिए करता है, भोजन हो गया, इंडस्ट्री को, उद्योग को लगाने के लिए करता है, आदि ऊर्जा क्षेत्रों में भी इनका उपयोग करता है। तो इनमें दूसरा था मानव संसाधन। तो मानव संसाधन क्या होते हैं? जो मनुष्य की शारीरिक और मानसिक क्षमताएं क्या है इनमें, ये भी संसाधन होते हैं, ये मानव संसाधन होते हैं। जैसे कोई किसान है, तो मानव एक खुद ही संसाधन है, तो किसान एक अपने आप में संसाधन है। कोई टीचर अगर तुमको पढ़ा रहा है, तो वो क्या है? एक संसाधन है। डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वैज्ञानिक हो गए, श्रमिक हो गए, ये सभी, यानी ये सभी अपने ज्ञान, कौशल और श्रम का उपयोग और जो है उत्पादन विकास में करते हैं। फिर आपने देखा कि स्वामित्व के आधार पे, तो स्वामित्व के आधार पे कौन कौन होते थे? एक व्यक्तित्व होता था, यानी किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाले संसाधन होते थे। जैसे जहां पर इंसान का निजी हक हो, पर्सनल मामला हो, जहां पर क्या होगा? पर्सनालिटी की बात होगा, पर्सनल मामला होगा। जैसे घर, घर किसी खास इंसान का ही हो सकता है, गाड़ी किसी खास का होगा, खेती की जो भूमि होती है। फिर एक होते हैं इनमें सामुदायिक, समुदाय के लोगों का हिस्सा होता है इसमें, यानी कि किसी खास समुदाय का इसमें जो है खास योगदान होता है। जैसे चारागाह हो गया, तालाब हो गया, सामुदायिक भवन हो गए, ये सभी। फिर इसी में एक आते हैं राष्ट्रीय संसाधन, ये पूरे देश में, ठीक है, ये पूरे देश के स्वामित्व वाले संसाधन होते हैं, यानी इनमें पूरे देश का नियंत्रण, किसी खास देश का नियंत्रण होता है। जैसे नदी, जैसे भारत की नदियां सिंधु, सतलज, तो इसमें भारत का नियंत्रण है। खनिज हो गए, वन हो गए, ये तमाम चीज। विकास की अवस्था पर भी हमने पढ़ा, तो एक संभावित संसाधन होते हैं, मतलब इनका उपयोग अभी नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में किया जा सकता है। जैसे समुद्री में जो ज्वार भाटाएं उठता है, उनसे हम उत्पन्न ऊर्जा, ठीक है, मरुस्थल की ऊर्जा, जैसे राजस्थान और गुजरात वाले बताए थे। हिमालय में जो जल शक्ति है, उनसे ऊर्जा हो गया। फिर एक होते हैं विकसित, इनका उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है। जैसे सिंचाई जल, कोयला खदान, सड़कें, ये सभी हो गए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। फिर जो है इसमें उत्पत्ति के आधार पर क्या पढ़े थे? तो जैविक पढ़े थे और अजैविक पढ़े थे। जैविक में क्या होंगे? इसमें जीवित प्राणी, यानी बायोटिक रिसोर्सेस होंगे। जीवित प्राणी के जो है कुछ ना कुछ लक्षण होंगे, जैसे पौधे हो गए, जंतु हो गए, मछली हो गया, मानव हो गया। अब अजैविक संसाधन है, इसमें क्या होंगे? तो इसमें जो है ना निर्जीव पदार्थ इनसे प्राप्त होंगे, यानी कि निर्जीव पदार्थों से ये बने होंगे। जैसे जल, वायु, मिट्टी, खनिज, ये तमाम चीजें। ठीक है, क्षयशीलता के आधार पर देखें, जिनको हम यहाँ पर बोल रहे थे समाप्यता के आधार पे, तो ये दो प्रकार के हो गए। एक होता है नवीकरणीय संसाधन, एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय के संसाधन जो होते हैं जिनका उपयोग यानी प्राकृतिक प्रक्रियाओं से पुनः प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, अनवीकरण क्या हुआ कि ये सीमित मात्रा में होंगे। ठीक है, सीमित मात्रा में होंगे, सीमित मात्रा। ठीक है, ये सीमित मात्रा में होंगे और एक बार अगर खत्म हो जाए तो पुनः इसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, एक बार कोयला यूज कर लो, फिर हजारों करोड़ों साल हमें वेट करने पड़ेंगे। प्राकृतिक गैस, खनिज, और ये एक तरफ है नवीकरणीय संसाधन, मतलब एक बार यूज करो फिर यूज करो।
ये चलता रहेगा। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, ये तमाम चीजें हम आपको दिखा सकते हैं। जैसे ये है एक इमेज, तो ये क्या है? ये माइनिंग हो रहा है कोयले का, ठीक है। तो ये जहां पर कोयला है, इनका संसाधन ये सीमित मात्रा में, लिमिटेड क्या है, तो ये जो है लिमिट है, ठीक है, लिमिटेड है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसका यूज करते जा रहे हैं, यूज करते जा रहे हो, तो एक वो दिन आएगा जब इससे क्या होगा, कोयले खत्म हो जाएंगे। ठीक है, वर्तमान समय में जैसे झारखंड का झरिया हो गया, यहाँ पर काफी मात्रा में कोयले का जो है निष्कासन किया जा रहा है, कच्चे क्रूड ऑयल निकाले जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सब से ये क्या है, अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है, ये दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है, ठीक है। फिर एक जो है हम नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण देख लेते हैं। तो ये वाले इमेज देख लो, इनमें ना ये देखो तरह तरह के सोलर प्लेट लगे हुए हैं, इनमें जो है क्या होते हैं, सनलाइट आ रहा है, ठीक है, और ये लाइट से जो है ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, इनसे घरों में हम क्या कर रहे हैं, बिजली का उपयोग कर रहे हैं। पवन ऊर्जा हो गया, ठीक है, इनपे पंखी लगे होते हैं, ये हवाए के साथ जो है ये चलता है, इनसे नीचे हमने डायनेमो वगैरह सब कनेक्ट कर देते हैं, तो वहां पर जो है हमें एनर्जी मिल जाता है, ठीक है। या कोई अन्य उपकरण भी हम लगा सकते हैं, ठीक। तो ये देखें, मानव देखो एक खुद ही संसाधन है, जैसे ये वाले इमेज देख सकते हो। मानव यहाँ पर अपने स्किल का, यानी कि जो है कौशल का प्रयोग कर रहा है, अपने दिमाग का प्रयोग कर रहा है, बच्चे सीख रहे हैं, ठीक है, ये तमाम चीजें हैं। तो ये कैसे संसाधन हो जाएंगे, तो मानव खुद ही, ये एक देख सकते हो प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, ठीक है। ये नदियां है, पहाड़ है, पर्वत है, ये तमाम चीजें। तो हम इतना कुछ पढ़े, ठीक है। संसाधन को फिर हमने बताया कि इसको एक बारी रिकैप कर ले रहे हैं, ठीक है, रिवाइज कर ले रहे हैं, फिर आगे से ना इसको हम जो है कंटिन्यू करेंगे नवीकरण और अनवीकरण वाले पार्ट से। तो ये हमने बता दिए। अब जो है संसाधन में जो उसका लास्ट टॉपिक था, वहां पर जो हमने दी एंड किया था, लास्ट नहीं सॉरी, तो नवीकरण और अनवीकरण संसाधन, इसको समझते हैं। तो ये संसाधन में ही पार्ट था, ये किसके आधार पे हमने वर्णन किया था, तो ये किए थे हम समाप्यता के आधार पर, ठीक है, क्षयशीलता, समाप्यता के आधार पे, ठीक है। कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, तो दो प्रकार के, एक हो गया हमारा नवीकरण और एक हो गया अनवीकरण, ठीक है। ये तो संसाधन का डेफिनेशन आता है, ये बता दिए थे। नवीकरणीय संसाधन, ये वैसे संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा बार बार उत्पन्न होते हैं, इनका भंडार असीमित होता है, मतलब नो लिमिट, ठीक है, जितना यूज करो जी भर के करो। यानी ये संसाधन आज उपयोग करें कल भी कर सकते हैं, सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का, जल ऊर्जा का, ठीक है। और ये जो है पुनः चक्रीय होता है, एक बार खत्म हो जाए ना तो फिर बनने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। जैव संसाधन हो गए, जैसे पौधे, वन, पशु, सूक्ष्म जीव, भूताप, यानी भूताप भी देखो क्या होता है, जो पृथ्वी के अंदर जो ऊष्मा है ना, पृथ्वी के अंदर जो ऊष्मा है, उनसे जो हम ऊर्जा जनरेट कर रहे हैं, तो वो होता है भूतापी, ठीक है, भूतापी ऊर्जा उनसे कहते हैं। इनके कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, जैसे प्राकृतिक रूप से ये पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, भविष्य के लिए सुरक्षित है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण कम है, पर्यावरण के अनुकूल है। यदि इनका दोहन हो तो उपलब्धता कम हो सकती है, अगर हम ज्यादा उपयोग करेंगे तो उपलब्धता कम हो सकती है, लेकिन एक समय बाद क्या होगा, ये जो है पूर्ण हो जाएगा। दूसरा इसमें है अनवीकरणीय संसाधन के बारे में, तो ये वैसे संसाधन होते हैं जिसके बनने में ना लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे बनते हैं, एक बार उपयोग कर लो तो इनका भंडार समाप्त हो सकता है, फिर दोबारा बनने में काफी वर्ष लग जाते हैं। उदाहरण में आप कोयला देख सकते हो, कोयला से वर्तमान समय में हमने बिजली उत्पादन उत्पादन कर रहे हैं, उद्योग ईंधन के क्षेत्र में कर रहे हैं, पेट्रोलियम देख लो, तमाम प्रकार की जो गाड़ियां चल रही है, हालांकि अब तो सीएनजी भी आ चुका है, तो ईंधन हो गया, पेट्रोल डीजल, रसायन उद्योग में उपयोग कर रहे हैं, प्राकृतिक गैस, जैसे इसमें ईंधन, बिजली उत्पादक, उर्वरक निर्माण कर रहे हैं, खनिज में लोहा, तांबा, बॉक्साइड, ये तमाम तरह के धातु का जो है निष्कासन किया जा रहा है, यूरेनियम जैसे धातु जिनसे परमाणु जो है ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, ये रिएक्टर के रूप में यूज होता है यूरेनियम। तो इनका जो है एक बार उपयोग कर लो तो यूरेनियम को बनने में ही हजारों करोड़ों साल लग जा रहे हैं। इनके कुछ भी विशेषताएं, कुछ जैसे प्राकृतिक रूप से बहुत धीमे, ये धीरे बनते हैं या धीमी, सीमित मात्रा में उपलब्ध है, ज्यादा है नहीं, एक बार समाप्त हो जाए तो पुनः बनाना संभव नहीं है या फिर बिल्कुल कठिन है। अधिक उपयोग करोगे तो क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा। इनका उपयोगिता देखोगे तो ये ऊर्जा उत्पादन में, उद्योग, परिवहन, इन तमाम क्षेत्रों में इनके भी किए जा रहे हैं। इनका भी ऊर्जा उत्पादन, घरेलू क्षेत्र, परिवहन आदि क्षेत्रों में इनका उपयोग बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये हो गया। अब ना हम पढ़ेंगे इन्हीं में जो है स्वामित्व के आधार पे संसाधन। ठीक है, तो नवीकरण के बारे में हम क्या क्या पढ़े। तो नवीकरण के बारे में जो है हम जो कुछ भी पढ़े ना उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो वो वाले तो इमेज हम बता ही दिए। एक हम ब्लैंक पेज ले लेते हैं, ठीक है, फिर उनमें हम लिख पाएंगे। तो ये यही है, दरअसल इनको लिख लेना। ठीक है, नवीकरण में यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। इनके कुछ उदाहरण दे देना, फिर अनवीकरण में लिख के उदाहरण दे देना। ठीक है, अब आगे है। ठीक है, स्वामित्व के आधार पे। तो ये जो स्वामित्व के आधार पे है, यानी कि एक तरह से यहाँ जो है किसी का हक, जो अधिकार है ना, अधिकार के आधार पे। तो देखो, कोई खास किसी की वस्तु का होगा, यानी व्यक्तिगत पर्सनल मामला होगा, व्यक्तिगत संसाधन हो जाएंगे। जैसे संसाधन निजी व्यक्ति के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के भी स्वामी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन भी होते हैं। शहरों में लोग भूखंडों, घरों, अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब, कुआं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के उदाहरण। निजी स्वामित्व स्वामित्व में मतलब क्या हुआ, यानी व्यक्तिगत में। यहाँ पर ना किसी खास व्यक्ति का अधिकार होगा। ठीक, किसी खास व्यक्ति का अधिकार होगा इसमें। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। किसमें? व्यक्तिगत में। अब एक होते हैं सामुदायिक। सामुदायिक क्या होता है? ये किसी खास समुदाय के लिए होते हैं। जैसे गांव में मान लो कि स्कूल है। ठीक है, तो ये जो स्कूल है ना, ये एक समुदाय के सारे बच्चे जो है यहाँ पर आएंगे, आ जा सकते हैं, क्योंकि ये समुदाय का संसाधन है। ठीक है, किसी एक का इस पे जो है हक नहीं है। तो ये हमने समझा। तो ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। गांव की शामिलता, भूमि, चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब आदि, नगर क्षेत्र के सार्वजनिक पार्क हो गए, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान, वह रहने वाले सभी लोगों के लिए ये उपलब्ध होते हैं। उसके बाद है एक राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्र संसाधन क्या होता है? किसी देश में पाए जाने वाले ये संसाधन होते हैं। जैसे मान लो कि सिंधु नदी है, तो इनमें किसी खास देश का योगदान होगा। गंगा नदी है तो इसमें भारत का रोल होगा, भारत के क्षेत्रों में। तो जो है ये देश का जो है अधिकार होता है। तो देश की सरकार जो है इसको कानूनी अधिकार देता है, वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। ये बात भी ध्यान रखना। मान लो किसी का अब हाईवे बन रहा है, ठीक है, अब तुम्हारे यहाँ पर जमीन आ गए, तो सरकार को लगा कि नहीं, अगर ये जमीन से होकर हाईवे गुजर जाए तो जो है देश के तरक्की होंगे और आसपास के लोगों को भी लाभ पहुंचेगा। तो ये व्यक्तिगत जो किसी का संसाधन है, तो इनको सरकार जो है नियंत्रित कर सकती है। ठीक है, इनके लिए आपको मुआवजा भी दिया जाता है। तो ये बात है। शहरी विकास प्राधिकरणों के लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया है। सारे खनिज संसाधन पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि, 12 समुद्री मील, ठीक है, तथा महासागरीय क्षेत्र में भागीय समुद्र, यानी कि 22.2 किलोमीटर, इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। देखो ये क्या बोल रहा है। इनका कहना है कि किसी भी देश का जो 12 नॉटिकल माइल होता है ना समुद्र से, तो वो जो है यहाँ तक किसका नियंत्रण होता है? तो किसी खास देश का होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। फिर है एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, मान लो ये समुद्र है, तो 12 नॉटिकल माइल से आगे चले जाओ, यानी कि तट रेखा से, किसी समुद्री रेखा से, समुद्री तट से 200 नॉटिकल माइल की दूरी पर, यानी कि यहाँ से 200 नॉटिकल माइल की दूरी पर जो खुले महासागरीय संसाधन है, इस पे किसी देश का अधिकार नहीं है। यानी इसके आगे जितना भी संसाधन है, चाहे यहाँ तुम माइनिंग करो या कोई भी तरह का ऊर्जा डेवलप करो, तो यहाँ पर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना संभव नहीं है, क्योंकि ये एक जो है एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। ठीक है, तो वहां पर इनका नियंत्रण किया जाता है। तो यहाँ पर ये जितने भी देश है ना, ये सभी का योगदान होगा। तो ये बात ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो है हमने विकास के आधार पर संसाधन पढ़े। विकास के आधार पर क्या होता है? एक पढ़े थे इसमें संभावी संसाधन। ये वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है।
उदाहरण के तौर पर जैसे भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर जो राजस्थान है और गुजरात है, यहाँ पर पवन और सौर ऊर्जा के जो है अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। तो ये लिख लेंगे। विकसित संसाधन क्या होते हैं? तो इनका मतलब सर्वेक्षण हो चुका है और उपयोग के आधार पर गुणवत्ता मात्रा निर्धारित की जा सकी है। ये क्या होगा? विकसित संसाधनों का। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के आधार पर निर्भर करती है। एक होता है भंडार। तो भंडार क्या हुआ? पर्यावरण में उपलब्ध पाए वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकता के लिए पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। कैसा होगा? भंडार, ये भंडार संसाधन में शामिल होगा। एक होते हैं संचित कोष। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, जिन्हें तकनीकी की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन क्या वर्तमान समय में क्या है ना, इनका आरंभ नहीं हुआ है। ठीक है, भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान समय में इनका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। ठीक, इस प्रकार के बांधों में जल, वन आदि संचित कोष है, जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। तो ये बातें इनमें लिख लेनी है। ठीक है, अब ये वही इमेज था जो हम अभी बताएं, नवीकरणीय संसाधन, यानी कि वे प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में बार बार या लगातार पुनः प्राप्त हो सकते हैं। सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा। ठीक है, ये तमाम हम इसको समझा चुके हैं। उसके बाद जो है आगे है। ठीक है, आगे इसमें ना एक कुछ सम्मेलन हुआ है, तो इसका हम नेक्स्ट जो है पार्ट लाएंगे। तो एक पार्ट और लास्ट होगा, उसके बाद संसाधन के नहीं आएंगे। ठीक है, थैंक यू।